आज हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार राहुल यादव फाजलपुरिया हैं। राहुल साहब, गायकी की दुनिया से सीधा राजनीति में एंट्री। जिस हाथ में गिटार होता था, आज उस हाथ में जननायक जनता पार्टी की चाबी। क्या सोचते हैं, ये चाबी संसद तक जाने का रास्ता जो है वो खोलती नजर आएगी? अरे ताऊ और ताई आना धरना पर भाई आना फाजिलपुरिया की राम राम। नाके लगाओगे नाके हटा देंगे, दोग लियाओ हम नहीं मानेंगे। हक है किसान का खैरात नहीं, ले लेंगे हक तक कोई मजाक नहीं। कि आपका नाम जब इन विवादों से जुड़ा तो क्या मुकदमे के दबाव में आप राजनीति में आए? तो विवाद आया तो एक गाड़े की शूटिंग का है कि गाड़े के अंदर के पिक्चरों के अंदर जानवर यूज नहीं होते, कि गाड़ों के अंदर के पिक्चरों के अंदर सांप इस्तेमाल नहीं होते। जिन लोगों ने आपकी पार्टी को भाजपा के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ सीधे तौर पर वोटें देके विधानसभा तक पहुंचाया था, वो चाहते थे कि उनकी आवाज बुलंद हो। वहां पर तो आपकी पार्टी ने गठबंधन कर दिया, तो ऐसे में विश्वास कैसे होगा लोगों को? आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी सोच और मेरी नीयत साफ है। अगर यहाँ की जनता आपको चुन के लोकसभा भेजती है तो फिर दोनों फील्ड को मैनेज कैसे करोगे? राजनीति समय मांगती है, लोग समय मांगते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री से हम लोग हैं, वहाँ पे दिखावा ज्यादा है कि बहुत ज्यादा व्यस्त है, बहुत बड़े एक्टर हैं। आपने दो उम्मीदवार, एक वेटरन पॉलिटिशियन जो अभी भी कैंपेन में है, एक वेटरन पॉलिटिशियन और एक्टर, तो दो ऐसे वरिष्ठ राजनीतिक और कलाकारों के बीच एक युवा पीढ़ी का कलाकार अगर कैसे बनेगी आप? मैं कहना चाहता हूँ जनता को और आप लोगों को भी कि एक तो पहले 20 साल से गुमशुदा है और दूसरे बाहर से इंपोर्ट होके आए हैं, जिनके पास अपना घर ठिकाना ही नहीं है। जनता कहाँ जाएगी समस्या लगी? बॉम्बे जाएगी। मैं हूं विनीत कपूर और दैनिक सवेरा का हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा कार्यक्रम जनता की अदालत लेकर आज हम गुरुग्राम लोकसभा हलके के बीच मौजूद हैं। गुरुग्राम में यहां के जो उम्मीदवार हैं उनसे सवाल करेंगे, जनता के सवालों पर उनसे जवाब लेंगे कि आखिर किस विजन को लेकर वो चुनाव मैदान में। और आज हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार राहुल यादव फाजलपुरिया हैं, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। नाम अच्छा, सिंगर पेशे से हैं और सीधे तौर पर गायकी की दुनिया से अब राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। राहुल साहब, स्वागत है आपका दैनिक सवेरा टीवी में। जनता की अदालत में चलते हैं ताकि जनता के सवाल ले सके और आपका विजन जान सके कि इन चुनाव में आपका विजन क्या है। राहुल साहब, गायकी की दुनिया से सीधा राजनीति में एंट्री। जिस हाथ में गिटार होता था, आज उस हाथ में जननायक जनता पार्टी की चाबी। क्या सोचते हैं, ये चाबी संसद तक जाने का रास्ता जो है वो खोलती नजर आएगी? ये चाबी रास्ता खोलेगी मेरे युवा साथियों का जो आज बेरोजगार है, शिक्षित। ये रास्ता खोलेगी उस गरीब परिवार का जिस परिवार के लोग सरकारी अस्पताल की लाइन में दम तोड़ देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए, उनके पास धनराशि। ये रास्ता खोलेगी मेरी बहन बेटियां जो आज सुरक्षा के कारणों की वजह से अच्छे स्कूलों में नहीं जा सकती, गांव छोड़ के बाहर शहरों में नहीं पढ़ने जाती, उनको रोक लिया जाता है। घर वाले भी कहते हैं घर रहो। उनके गांव स्कूल बनाने का, यूनिवर्सिटीज बनाने का ताला खोलेगी। बिल्कुल, ये चाबी ताला खोलेगी। लेकिन गायकी की दुनिया से राजनीति में एंट्री, इसका क्या कारण रहा? सर, मैं गायकी के साथ साथ एक सामान्य परिवार से, एक छोटे से गांव से हूँ, फाजिलपुर से, और संघर्ष करके एक गायक बना, बॉलीवुड तक पहुंचा। लेकिन मैं हमेशा समाज से जुड़ा रहा, क्योंकि जिस जगह से मैं निकला था वहाँ पे आज भी वो समस्याएं जो एक आम आदमी को होती है। आज 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, हमारे पास वो मूलभूत सुविधा ही नहीं है जो हमारे पास होनी चाहिए। तो हमेशा मैं समाज से जुड़ा रहा, समाज कार्य में जुड़ा रहा, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो अहिर रेजिमेंट को लेके मुद्दा रहा हो। हमारे ऊपर मुकदमे लगाए गए, हमें परेशान किया गया, पुलिस द्वारा बदसलूकियां करी गई, किसान आंदोलन में मुकदमे लगाए। जब हमने इन कार्यों पे काम किया, हमारे ऊपर दबाव आने लगे, तो मुझे लगा कि अगर समाज सेवा भी करनी है तो कहीं ना कहीं राजनीति का सहारा होना चाहिए अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। तो निर्णय किया गया कि क्यों ना हम
चुनाव। गायकों के बारे में एक चीज बड़ी फेमस है, गायक अपने नाम के साथ साथ अपने इलाके का, अपने गांव का नाम साथ जोड़ के चलते हैं। फाजलपुरिया यानी फाजिलपुर का नाम आप साथ लेकर चल रहे हैं। मैंने हमेशा से कोशिश करी है कि अपने लोगों को, अपनी आवाज को सबकी आवाज बना के चलूं, सबको लगे कि वो खुद ही फाजिलपुरिया है, सबके अंदर वो मोटिवेशन रहे। आज सामने वाले कह भी रहे हैं कि गायक है, एंटरटेन करेगा, विकास थोड़ी कर सकता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, विकास के साथ साथ अगर एंटरटेन कर दे तो इससे अच्छी बात क्या है। जब हम गाना गाते हैं तो जिन अपंग लोग होते हैं उनके अंदर भी इतना हौसला, इतना जोश भर देते हैं कि उस कुर्सी पे खड़े हो जाए। और मैं तो पूरी लोकसभा के अंदर इतना हौसला और इतना जोश भरूंगा कि अब की बार बदलाव की आंधी आएगी और हर उस सुविधाओं के लिए अपने हक की आवाज उठाएगी जो पिछले 20 साल से हमें मिली। जी, आपने जोश की बात की है, उत्साह की बात की है। जनता हमारे बीच में मौजूद है और कहीं ना कहीं फाजलपुरिये के उस रंग को भी देखना चाहती है जो वो टीवियों पे देखते हैं। आज जो जनता यहाँ से आपके सवाल लेने आई है, आज वो रंग यहाँ इनको लाइव दिखाएंगे। मैं बिल्कुल दिखाता, लेकिन हमारे ऊपर कुछ लोगों द्वारा प्रेशर भी कराया गया है कि हम अपने प्रचार के द्वारा गाने ना गाएं, नहीं तो मुकदमे लगा दिए जाए। फिर भी मैं एक दो लाइनें तो आपको सुनाई देता हूँ जो मैंने किसान आंदोलन में गाई थी अपने किसान भाइयों के लिए। अरे ताऊ ताई आना धरना पर भाई आना फाजिलपुर या की राम राम, नाके लगाओगे नाके हटा देंगे तो ले आओ, हम नहीं मानेंगे हक है किसान का, खैरात नहीं ले लेंगे हक तक, कोई मजाक नहीं। बिल्कुल, हक ले लेंगे, कोई मजाक नहीं। और आज वही किसान जो है वो सड़कों पर अभी भी अपने हकों को लेकर डटा हुआ है। आप गुरुग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं, किस विजन को लेकर आप चुनाव क्षेत्र में आए हैं? क्या आपका इस हलके के लिए एजेंडा है? क्योंकि आज हम बावल के अंदर मौजूद हैं, यहां देख के लगता है इस इलाके को कि यहां पर विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है इस हलके को। सर, मैं कहना चाहूंगा कि 9 विधानसभाएं आती है और 9 की 9 विधानसभा के अंदर कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं जिसमें समस्या ना। कुछ जगह तो ऐसा देखने को मिला आज के समय में कि वहां पे पानी भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जिनको पढ़ना चाहिए सिर्फ मटके लेके किलोमीटर तक पानी लेके आए। कहने को तो नूह मेवात एनसीआर का हिस्सा है, लेकिन आज सबसे पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। हम कह देते हैं कि वहां के लोग अनपढ़ है। अरे अनपढ़ उनको बना के रखा गया है। ना वहां पे अच्छे स्कूल है, ना वहां पे कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई अस्पताल है, ना बस स्टैंड। अरे 75 साल हो गए देश को जाते हुए, आज तक वहां पे रेल भी नहीं। अब जहां बैठे हैं इस गांव की समस्या आपके सामने, आज बारिश आ जाए गली गलियों के अंदर गोडे गोडे पानी हो जाता है, उससे बड़ी बड़ी बीमारियां बनती है। गुड़गांव को कहने को तो दुबई जैसा दिखता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, सबकी आंखें खोलना चाहूंगा क्योंकि मेरी भी खुली। वो दुबई जैसा दिखने वाला गुड़गांव बिल्डरों का बनाया हुआ है, सरकार का बनाया हुआ नहीं। सरकार का तो बनाया हुआ है बीजेपी का दफ्तर। सरकार के किए हुए काम है सरकारी अस्पताल को तोड़ के पार्किंग, बच्चों के लिए स्कूल जो बनाए हुए हैं और टूटी फूटी बिल्डिंग है जिनमें मास्टर नहीं है, बैठने को बेंच नहीं है, पढ़ने को किताबें नहीं। और कल ही मैं तो हमारे आदरणीय नेताजी का इंटरव्यू सुन रहा था। एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि चिकित्सा के लिए बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल बना दिए, उनमें जाके इलाज कराए। उनके अब भी मन में नहीं है कि वो हमारे लिए अस्पताल बनाएंगे। और मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि इन बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्कूल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर कहीं कुछ ना कुछ लेना देना है, जाकि वो चाहते हैं कि जनता अपना पैसा सारा इनके अंदर ही डाले, सरकारी सुविधाओं को प्राप्त करे। लेकिन इस हलके से जनता ने लगातार 4 बार जिसको सांसद चुना हो, जो लगातार कैबिनेट मिनिस्ट्री में हो, वो अपने हलके का विकास नहीं कर पाया। मैं तो कहना चाहूंगा कि इस हलके से नहीं, 9 की 9 विधानसभा से पूरी लोकसभा ने उन्हें मजबूती से जिताने का काम किया है। हर बिरादरी ने, हर कौम ने, हर वर्ग ने, पूरे समाज ने हर बार विश्वास किया, लेकिन वो अपने विश्वास पे खड़े नहीं। आज वही लोग 15 गांव की पंचायत हुई, बहिष्कार कर दिया चुनाव का, उनकी वजह से वो कमियां गिनवाने लग गए। उन्हीं के गोद लिए हुए गांव आज काला झंडा दिखाने का काम कर रहे, कह रहे हैं गांव में मत घुस जाना। तो जो अपने गोद लिए गांवों को नहीं संभाल पाए, पूरी लोकसभा को क्या संभाल, जिनकी नीयत में ही नहीं है कि वो काम कर रहे। आपकी बार जनता बदलाव मांगे, और मैं तो कहने आया हूं, विषय हार जीत का नहीं, हार जीत ऊपर वाले के हाथ में। ये मौका है बदलाव लाने का।
जो अपने घर से नहीं निकल रहे, जो इस घमंड में चूर बैठे हैं कि घर में बैठे बैठे हम वोट लेंगे। हर बार एक उनका प्रोपेगेंडा होता है, एक प्लानिंग होती है कि जो भी सत्ता में पार्टी है उसकी टिकट लेके बैठ जाए, जनता का बावड़ा बढ़ाए। जनता आपकी बार बावड़ा नहीं बनना है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कुछ लोगों के मन में होगा कि हम तो मोदी को वोट दें। अरे मोदी जी आपकी गली देखने नहीं आएंगे, मोदी जी देखने नहीं आएंगे कि आपके स्कूल नहीं, मोदी जी देखने नहीं आ रहे कि आपके पास अस्पताल नहीं, मोदी जी देखने नहीं आ रहे कि आज हमारी बहन बेटियां घर में बैठी है सुरक्षा के कारण से। अपना सांसद अच्छा चुने जो ये देखता है, अपना सांसद अपना बेटा चुने, ना कि कोई ऐसा राजा जो राजमहल में बैठ के सिर्फ फरमान जारी है। चलिए जनता से ही बात कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अजय झा यहाँ मौजूद हैं जो जनता के सवाल लेंगे, जनता के बीच जाएंगे। अजय, ओवर टू यू। राहुल जी, मैं अजय झा हूँ सवेरा से। जनता के सवाल लूंगा, लेकिन एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछूंगा। जी, आप मंच पे हैं और बहुत लोगों के, युवा पीढ़ी के खास तौर से आप आदर्श हैं, आपके लोग गाने सुनते हैं। और आज जब आप भाषण दे रहे थे अपनी स्पीच, उसमें आपने बहुत सारी चीजें कही हैं। आप इस इलाके को लेकर क्या क्या करना चाहते हैं? कुछ विवाद है आपके साथ जुड़ा हुआ जी, उसके बारे में भी आप जरूर जनता को थोड़ी तफसील से बताएं। राहुल फाजलपुरिया जब विवादों में घिरते हैं, क्या उस दबाव में राजनीति में आते हैं? राहुल फाजलपुरिया जब एल्विस यादव के साथ नाम जुड़ता है और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके जैसे युवा के छवि को खराब करने वाली हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार जनता को आप बताएं कि जिस युवा पीढ़ी के आप आदर्श बनना चाहते हैं, उनको ये बताएं कि आपका नाम जब इन विवादों से जुड़ा तो क्या मुकदमे के दबाव में आप राजनीति में आए, और क्या है आप अपनी सफाई खुद जनता को? मैं बताना चाहूंगा जनता को भी और आप लोगों को। मीडिया का तो मेरे लिए बड़ा सहारा रहा, मेरी बातें रखने का हमेशा मौका मिला आप लोगों के द्वारा। जिस परिवार से मैं हूँ, एक सामान्य परिवार से हूँ, बड़े बड़े लोग हैं जो दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आम परिवार से होता है वो इतना मजबूत होता है, उसने हर कठिनाइयों का सामना करा होता है, उसको हर कठिनाइयों का सामना कर रहा है। मेरे साथ भी जब भी मेरे ऊपर ये विवाद आए, कंट्रोवर्सीज आई, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं रहा। मुझे तो लोग कहते थे कि मीडिया के सामने नहीं जाना, बातें मत रखना, लेकिन मैंने आप लोगों के द्वारा अपनी सारी बातें मजबूती से रखी। तो विवाद आया तो एक गाने की शूटिंग का है कि गाने के अंदर या पिक्चरों के अंदर जानवर यूज नहीं होते, या गाड़ों के अंदर या पिक्चरों के अंदर सांप इस्तेमाल नहीं होते। और मैं तो आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग कभी कोई गाड़ी किराए पे, गाड़ी आप किराए पे लाए या आपकी है? आपने इससे ये तो नहीं कहा होगा कि अपनी आरसी चेक करा, इसके कागज पूरे है कि नहीं है, या आरसी तेरी है कि नहीं है, चेसिस नंबर चेक करा, नहीं करा। हमने भी ऐसी मैनेजमेंट कंपनी से प्रॉप्स के तौर पे एक्सोटिक स्नेक्स मंगाए थे, हमने उनके नॉर्मल पेपर देखे, हमारे पास है, हमने दे दिए। सिर्फ जो एनिमल एट्रोसिटीज का मुकदमा आप पे दायर, जो उसके ऊपर मुकदमा है वो मुकदमा है सिर्फ उसमें क्रूअल्टी का। क्रूअल्टी का वो क्यों डाला गया है? क्योंकि जो एनजीओ सामने है वो बीजेपी की, मेनका गांधी जी की कोशिश करी जा रही है कि इनको दबाया जाए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इनसे दबने वाले नहीं है। उसमें सिर्फ इतना है कि इन्होंने सांपों के साथ दुर्व्यवहार किया है। तो मैं बता देता हूँ, जिसके सांप है, जिस कंपनी से आए थे, वो आज भी जीवित है, सुरक्षित है, और उनके हैंड आर्मर जो साथ उनको संभालते उनके साथ थे, हमारा उसमें कोई लेना नहीं। लेकिन फाजलपुरिया साहब, इसमें स्नेक बाइट का जिक्र हो गया, इसमें रेव पार्टियों का जिक्र हो गया। एल्विस यादव से आपकी क्या संबंध है? अब आपसे मैं आज से आपके और मेरे संबंध भी जुड़ गए। कल को आप कुछ गलत कर देंगे, आपके मेरे फोन कॉल से आ गए तो कहेंगे भाई इसका जानकार है, पूछो इससे भी। यही हुआ। जो रेव पार्टी का उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं जानता नहीं कहाँ क्या हुआ। वो एल्विश का था, एल्विश हमारे लोकल गांव का है, वजीराबाद का, मिलना जुलना रहता है भाई, लोकल मिलेंगे। उसी समय हमारा गाना आया था तो उन्होंने जोड़ दिया, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। ना कभी नोएडा पुलिस से मेरे को बुलाया गया, ना मेरा कभी मिलना जुलना हुआ, ना उसमें मेरा कोई लेना देना। ठीक है, तफसील से आपने अपनी बात कर दी, लेकिन एक सवाल हरियाणा के युवाओं की तरफ से। हरियाणा में एक बहुत बड़ी समस्या है नशे की। आज आप चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा की युवा पीढ़ी को क्या आप अपील करेंगे कि इस नशे की लत से बाहर निकले, और आने वाले समय में भविष्य में कोई आप ऐसा गीत संगीत गाना तैयार करेंगे जो युवा पीढ़ी को नशे से बाहर निकाले? मैं तो अमृतसर के हमारे एसपी साहब है संदीप जी यादव, अपने उनके साथ मिलके, अपने गुड़गांव जो आईपीएस साहब है पंकज नैन जी, उनके साथ मिलके इस तरीके की कैंपेन में हम करते रहते, हम अपील करते रहते। और मैं तो अब तो कहने लगा हूं, मैं महादेव जी के यहाँ गया था कि भाई जिसके नशे की ज्यादा लत पड़ रही हो, जिस घर परिवार में कोई परेशान हो, तो रेहब सेंटर जाने की वजह से महाकालेश्वर जाए, महादेव जी के जाए, आपका पीछा छूट जाएगा, आप सुरक्षित हो जाओगे।
दुनिया के वहम होता है कि महादेव भांग पीते हो, भांग नहीं पीते। उनके ऊपर भांग इसलिए लगाई जाती है कि वो जहर है, और वो जहर आके तुम मेरे ऊपर दे जाओ, मैं इनको संभाल लूंगा। तो जिसके भी इस तरह की तकलीफ हो, नशे से दूर रहे। और ये सरकार का काम है, सरकार अच्छी पढ़ाई दे, अच्छा रोजगार दे, तो कोई नशे में जाएगा नहीं। आज युवा के पास कोई काम नहीं, उसकी मजबूरी है इस तरह की गतिविधि। अरे अच्छे एथलीट निकालो, अच्छे शूटर्स निकालो। मैं कहता हूं कि अच्छे स्कूल और यूनिवर्सिटीज हो तो आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर हर गांव से हो सकता है। लेकिन सरकारों की भूमिका को किस तरह से देखते हैं, मौजूदा सरकार की भूमिका को, केंद्र सरकार की भूमिका को, खिलाड़ियों को लेकर और इस नशे के जंजाल को खत्म करने को लेकर? क्योंकि लगातार जो युवा पीढ़ी है वही नशे की गर्त में नजर आ रही है। यहाँ पे गिने चुने खिलाड़ी है हरियाणा के अंदर जो मेहनत करते हैं। पीछे उनके साथ क्या बर्ताव हुआ आप लोगों ने देखा ही, डंडों से पीटा गया। जिस इंडस्ट्री से मैं आता हूँ, हमने बहुत संघर्ष किया है, बॉलीवुड तक धक्के खाए हैं, बॉम्बे तक धक्के खाए हैं। आज हरियाणा के हर घर में टैलेंट है, हर एक बच्चा टैलेंटेड है। हम पिछले कई समय से आवाज उठा रहे हैं कि भाई हरियाणा के अंदर एक अच्छी फिल्म सिटी बनाओ जिसमें हर बच्चा जाके अपना काम करे, हर गांव से निकले, अपना गांव का नाम करे, क्षेत्र का नाम करे। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। यूपी सरकार सब्सिडी दे रही है, और भी बतेरी सरकार है जो सब्सिडी दे रही है। विदेशों में जाके सब्सिडियां लेने लग रहे हैं, लेकिन अपने प्रदेश के अंदर ऐसी कोई योजना नहीं है। दुष्यंत जी ने 75% रोजगार का प्राइवेट सेक्टर में अनाउंसमेंट की और उसको पास भी कराया। लेकिन कुछ जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, मैं पूछना चाहूंगा, एक बार आरटीआई लगाएं कि किसने जाके उन 75% जो आरक्षण परसेंटेज दी थी उन युवाओं के साथ किस पार्टी ने जाके धोखा दिया, किसने जाके याचिका लगाई कि ये नहीं होना चाहिए? क्या वो लोग युवाओं के हक में है या उनसे खिलाफ? सवाल, आज के तारीख पे इस पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश। पिछले 4.5 साल आपके नेता इसी बीजेपी सरकार के साथ गलबैयां करके सरकार चलाते रहे। कभी दुष्यंत जी से पूछा आपने? डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी के नाम पे 400 पार का नारा दिया जा रहा है। एक बार पूछते, इनका तो प्रयास रहा कि दुष्यंत जी को यहाँ से निकाल के बाहर फेंक। वो तो दुष्यंत जी हमारे युवा नेता है, 9 महीने की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, हर जाति के लोग हैं उसमें। अनूप धानक जी को जानते होंगे, उनको मिनिस्टर बनाने का काम किया। और आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो 75% का प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने वाले दुष्यंत जी थे। मैं तो फिर कह रहा हूँ आरटीआई लगाओ। किस लोगों ने, किन्होंने उनका रोजगार छीनने की कोशिश करी, जो जाके कोर्ट में याचिका लगाई? ये 75% नहीं मिलना चाहिए। दुष्यंत जी ने वादा किया था कि मैं अपने बड़े बुजुर्गों के लिए पेंशन बढ़ाऊंगा। जैसे कि आपने कहा कि गठजोड़ की सरकार थी, फिर भी 3100 करीब लड़ झगड़ के अगर फुल फ्लैश सरकार होती तो 5100 पहली कलम में करते। महिलाओं को 50% पंचायत में अगर राज दिया है तो दुष्यंत जी ने दिया है। राहुल जी, 5 ऐसे काम बताओ, जनता अगर हम पे विश्वास करेगी। अब इसके बाद जनता से सवाल लेंगे। 5 ऐसे काम बताओ जो अगर आपको यहाँ की जनता चुनती है तो उसके लिए करोगे, गुड़गांव के लिए करोगे। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली से महज 60-70 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग बैठे हैं। कितना रिमोट एरिया है, इतनी बदहाली है, वो इस गांव को देखने के बाद पता चल रहा है। आप 5 ऐसे काम बताओ जो इस गांव के लिए भी और गुड़गांव के लिए आप करो। मैं तो कहना चाहूंगा कि हमारी जनता ने आज तक कभी नेताओं से, कभी पार्टियों से कुछ मांगा नहीं, आशीर्वाद दिया, वोट देके उनको मजबूत किया। आज भी वो कुछ नहीं मांग रहे, किसी ने कोई डिमांड नहीं रखी। और जो और भी नेता आएंगे उनसे भी नहीं मांगेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, जो इनका अधिकार है, जो इनका हक है, सबसे पहले जो एक मूलभूत सुविधाएं होती है, तो किसान, जो बड़े बुजुर्ग, जो माता पिता अपने कमाते बच्चों के लिए शुरुआत करें, तो उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल होंगे। प्राइवेट स्कूल में किसी को धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को डोनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, ऐसे स्कूल बनाएंगे कि प्राइवेट स्कूल वालों को बंद करके जाना पड़ेगा। ऐसे अस्पताल बनाएंगे कि किसी भी समस्या पे, चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, चाहे कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, अपने यार रिश्तेदार में कर्जा लेके उन हॉस्पिटलों में जाके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सरकारी अस्पताल में एक नॉर्मल पैसे के अंदर उनका इलाज होगा और अच्छा इलाज होगा। मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा, उनके लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज होंगी और उनके लिए अच्छा रोजगार होगा। और जिस इंडस्ट्री से मैं आता हूं, मुझे पता है यहाँ पे हर युवा टैलेंटेड है, चाहे वो राइटर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो सिंगर हो। उनके लिए एक ऐसे फिल्म सिटी बना के दूंगा कि हर गांव से एक व्यक्ति, हर गांव से, हर घर से बच्चे टैलेंटेड हैं, निकलेंगे, अपना गांव का नाम करेंगे, माँ बाप का नाम करेंगे, प्रदेश का नाम करेंगे, हरियाणा का नाम करेंगे, देश विदेश में उनका डंका बोले। लेकिन फाजिलपुरी साहब, भरोसा कैसे करें?
आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में है, आप कांग्रेस के खिलाफ चुनाव मैदान में है, लेकिन जब सिचुएशन बनती है, जैसे विधानसभा चुनाव में सिचुएशन बनी थी, तब आपके लीडर जो हैं वो भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार में चले गए। जिन लोगों ने आपकी पार्टी को भाजपा के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ सीधे तौर पर वोटें देके विधानसभा तक पहुंचाया था, वो चाहते थे कि उनकी आवाज बुलंद हो, वहां पर तो आपकी पार्टी ने गठबंधन कर दिया। तो ऐसे में विश्वास कैसे होगा लोगों को? मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी सोच और मेरी नीयत साफ। चाहे मैं भी पिछले 4.5-5 साल से भाइयों के साथ, मैं दुष्यंत जी के साथ पिछले 10-12 साल से काम उनके साथ कर, लेकिन जब बात आती है समाज की, किसान आंदोलन में सबसे पहले हरियाणवी सिंगर था जो जाके आहुति डाली और गाने बनाए, मुकदमे झेले। अहिर रेजिमेंट का मुकदमा था, सबसे पहले समाज के साथ खड़ा हो, हवालात में जेल काटी, पुलिस की बदसलूकी सही, वहां पे भी जाके मुकदमे लगवाए। जब हमारी बहन बच्चियों के साथ यूपी के अंदर बलात्कार हुआ तो सबसे पहले आवाज उठाने वाला, 1000 चिट्ठी लिखने वाला प्रधानमंत्री जी को मैं था। जब हमारे भाई, हमारे इंडस्ट्री के सिद्धू मूसेवाला को कुछ माफिया लोगों ने गोली मारी, उन खौफनाक बदमाशों से सामना करने वाला भी मैं ही था, वहां पे जाके उनके खिलाफ बोलने वाला भी मैं ही था। आज वो भी मेरे साथ धमकी आती है बड़े बड़ी, तो मैं किसी से डरने वाला नहीं, मैं किसी पार्टी के, किसी बड़ी पार्टी के दबाव में आने वाला नहीं। जो मेरे काम है अपनी पूरी मजबूती से करूंगा, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को भी, और आप लोगों के माध्यम से अपनी बात रख रहा हूँ कि अपने लोगों की इतनी मजबूती से देश की सबसे बड़ी पंचायत में आवाज रखूंगा कि पूरा हिंदुस्तान कहेगा कि लोकसभा में आए तो युवा वहां पे आए। चलिए जनता से सवाल ले लेते हैं। अजय, मैं आपसे कहूंगा, जनता से सीधा सवाल लेते हैं और जनता गांव की जनता आजकल के जो भी सवाल पूछना चाहे एक बार हाथ उठाए ताकि मैं वहां तक पहुंच सकूं। चाहे माताएं बहनें भी अगर सवाल पूछना चाहे, आपको कुछ पूछना चाहे रोजगार है, उनके लिए क्या होगा? 75% जैसे पिछली बार बीजेपी ने किया था, क्या इसके बाद ये बादल भैया जी हमें आश्वासन देके जा रहे हैं, आगे होगा या नहीं होगा? रोजगार, जैसा कि मैंने कहा था कि नंबर 1 प्रदेश आपका हरियाणा है बेरोजगारी में। जनता चाहती है आप भरोसा दो, जीत के आओगे तो रोजगार कहाँ से लाओगे? मैं विश्वास दिलाता हूँ, जैसे 75% पे काम किया था, अब की बार और मजबूती से करेंगे। और जितनी भी बड़ी कंपनियां बाहर से आ रही हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो कोई वोडाफोन हो, चाहे कोई भी कंपनी, उसके अंदर कोई बाहर का नहीं, हमारे ही प्रदेश का युवा काम करेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जो टैलेंटेड है, जो मेहनत करेंगे, हर गांव से एक अफसर तो बनना चाहिए, उनको सरकारी नौकरी देने का भी काम करेंगे, उन्हें मजबूती से आगे ले जाने का काम। गुड़गांव में सबसे ज्यादा एमएनसी है, अगर उन एमएनसीओ में भी अगर गुड़गांव के युवाओं को नौकरी मिलनी शुरू हो जाए तो यहाँ पे तो कम से कम गुड़गांव की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। इसी के लिए काम किया था, 75% प्राइवेट सेक्टर में इसीलिए तो आए थे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अब की बार जागो, बदलाव इसीलिए लाना है, अब की बार अपने हक के लिए खड़े हो कि हमारा हक किसने छीना। वो 75% जो प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल पास करा दिया, सरकार ने पास कर दिया, वो किन लोगों ने जाके कोर्ट में याचिका लगाई और हमारे युवाओं का हक छीन लिया। आपकी आवाज महिलाओं के बीच से भी लेते हैं, आप लोगों में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहे, कहना चाहे? जी बताइए। कंपनी से पूरे दिन पार मेहनत करके 10,000 रुपए जीवन को मिलते नहीं, उसमें भी कुत्ता भी करके रह जाता है। आप में से कोई और इकट्ठा सवाल लेंगे फिर आप ना बाद में बदल मत जाना, बात ये जीत आपकी है लेकिन बदलना नहीं है। सारा विश्वास चाहते हैं, गारंटी चाहते हैं कि बदलोगे तो नहीं। जी, जनता भरोसा कैसे करे नेता पे? सारा मैं मामला यहीं पे टिका हुआ उसी पे है। आता हूँ। युवा है, भविष्य है गुड़गांव के, बताइए भरोसा कैसे करे? भरोसा मैं दिलाता हूँ अपनी माता बहनों को। 20 साल से आपने जिन्हें जिताया है वो सोने की चम्मच में पैदा हुए, उन्हें समस्याओं का कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन जो आपके सामने आपका बच्चा बैठा है, आप ही जैसे परिवार से है, मेरे भी ताऊ चाचा के कहीं नौकरी कर रहे हैं, हमारे भी कोई सरकारी नौकरी नहीं लग रहा, हमारे भी यही परेशानियां हैं, तो मुझे आम लोगों की परेशानियों का अच्छे से पता है। यही काम करना है जो 20 साल में उन लोगों ने नहीं किए। एक ही व्यक्ति रहा है पिछले 20 साल से जिसको आप लोगों ने जिता के भेजा है। आपने बदलाव कभी लिया है नहीं, अब की बार बदलाव आएगा और मजबूती से मैं कह के जा रहा हूँ, विश्वास दिला के जा रहा हूँ। धन्यवाद। मैंने काम कराया था, मेरे गांव के पिछले कई सालों
में से अधिकारियों ने ये कहा था कि अगर ठेका बंद कर देंगे तो सरकार का नुकसान हो जाएगा, हम ठेका बंद नहीं कर सकते। लेकिन दुष्यंत जी ने कहा उनको बंद होगा, तो हमारे एक गांव का ठेका दुष्यंत जी ने उसी टाइम बंद कराया। 200 पंचायतों में से 199 का बंद नहीं हुआ हमारा, लेकिन बंद कराया। हम गए वहां पर, हमारा बंद। चलो, कॉम्प्लीमेंट है ये आपकी पार्टी के लीडर के लिए, आपके लिए। आपके नेता इंटरव्यू करते हैं तो समस्या का समाधान होता है, लेकिन 199 गांव की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है अगर जनता भरोसा करे। मैं कहना चाहूंगा कि फुल फ्लैश सरकार लेके आओ। पूरा दुष्यंत जी के हाथ में सारी चीजें नहीं थी, इतना वो कर पाए। अगर फुल फ्लैश होते तो 199 को भी 12 करवाने का काम करते, मैं विश्वास नहीं। फाजिलपुरी साहब, अब मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मैनेज कैसे करोगे? गायक हो, बॉलीवुड में ज्यादा व्यस्त रहते हो, अगर यहाँ की जनता आपको चुन के लोकसभा भेजती है तो फिर दोनों फील्ड को मैनेज कैसे करोगे? राजनीति समय मांगती है, लोग समय मांगते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जिस इंडस्ट्री से हम लोग हैं वहाँ पे दिखावा ज्यादा है कि बहुत ज्यादा व्यस्त है, बहुत बड़े एक्टर हैं। शूटिंग सिर्फ 2 दिन 3 दिन की होती है, शोज महीने में 4 से 5 या रात के होते हैं। पूरा दिन जनता के लिए आराम से व्यक्ति निकाल सकता है। और हम जोशीले हैं, जज्बे के साथ अपने जनता का काम करेंगे और उनके साथ हमेशा। आज आप आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन पिछले जो एग्जाम्पल हैं, सनी देओल का एग्जाम्पल लें, गुरदासपुर की जनता इंतजार करती रही कि सनी देओल आएंगे, 2.5 किलो का हाथ जो है वो सनी देओल का वहां की जनता देखेगी, लेकिन दर्शन नहीं हुए जीतने के बाद। वो बीजेपी वालों के प्रत्याशी थे, क्या सोच के लाए, क्या होमवर्क करके लाए, वो जानते नहीं। हम तो कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी देखा नहीं। चलिए, एक सवाल और है। आपके जो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं वो भी आप ही की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, राज बब्बर की मैं बात कर रहा हूं, उनकी उम्मीदवारी को किस तरह से देखते हैं? मैं तो कहता हूँ, एक सवाल मैं आपसे एसोसिएट करता हूँ। आपके खिलाफ 2 उम्मीदवार, एक वेटरन पॉलिटिशियन जो अभी भी कैबिनेट में है, एक वेटरन पॉलिटिशियन और एक्टर दोनों, तो 2 ऐसे वरिष्ठ राजनीतिक और कलाकारों के बीच से एक युवा पीढ़ी का कलाकार जगह कैसे बनेगी आपकी? मैं कहना चाहता हूँ जनता को और आप लोगों को भी कि एक तो पहले 20 साल से गुमशुदा है और दूसरे बाहर से इंपोर्ट होके आए हैं, जिनके पास अपना घर ठिकाना ही नहीं है। जनता कहाँ जाएगी? समस्या लगी बॉम्बे जाएगी। और आजकल तो युवाओं का जमाना है, गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं तो देख के खरीदते हैं कौन से मॉडल की लेनी। तो आप लोगों के सामने अब 2 70-75 मॉडल की गाड़ी है और एक 33 साल का मॉडल का पिकअप वाला लौंडा खड़ा है। पूरी लोकसभा में भाग भाग के काम करेगा और उन गाड़ियों को नहीं पता वो राजीव चौक पे कूद पाएंगे कि नहीं पाएंगे, और खड़खड़ करके फंस। चलिए अजय जी, इस सवाल के साथ आप जनता की राय भी ले लें कि क्या फाजिलपुरिया ने आज जो यहाँ से बात की, जनता उनकी बात से संतुष्ट नजर आ रही है? बिल्कुल बात है। संतुष्ट नजर आ रही है। आपसे पहले सवाल कोई सवाल है? हमारा सारा काम सही हो गया और जैसे उसने कहा कि पास में है घूम नहीं सकते, उसने कहने पर हमारा सारा काम सही हो गया और हम चाहते हैं कि ये एक रेफरेंडम है और यहाँ जो जितनी भी जनता मौजूद है उनसे एक बार जो सवाल हमने अपनी तरफ से पूछे और जो सवाल हमने अपनी तरफ से पूछे हैं, तो आप लोगों से पता चला है। आपको लगता है कि फाजिलपुरिया साहब ने जो जवाब दिया उससे आप लोग संतुष्ट हो तो हाथ खड़े करके लीजिए, जनता जनार्दन जो है वो आपके सवालों से संतुष्ट नजर आ रही है। और इसी तरह से दैनिक सवेरा की जनता की अदालत जो है वो जनता के बीच घूमती रहेगी। इसी तरह से जो प्रत्याशी हैं उनसे लगातार हम सवाल करते रहेंगे, जनता के जो सवाल हैं उन पर इनसे जवाब लेते रहेंगे। आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी। आप दैनिक सवेरा को फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, जहां पर आपको देश विदेश की हर एक अपडेट जो है वो नजर आती रहेगी।